नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। इन दिनों देश के शहर शहर से जहर उगलने की खबरें आ रही हैं। पूरे देश में एक वीडियो वायरल होता है कि उसके 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद दूसरा वीडियो वायरल हो जाता है। अगर कहीं मुस्लिम पक्ष के लोग धमकियां देते नजर आ रहे हैं तो कहीं अभी एक हालिया वीडियो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का काली फिल्म को लेकर आया, उसमें भी वो धमका रहे हैं और उसी तरीके का उदाहरण दे रहे हैं। ये वास्तव में हो क्या रहा है? देश को, प्रदेश को क्या स्थितियां बन रही हैं? पूरे देश में जो बयानों का जहर है उसको लेकर महाभारत मची हुई है। पूरा सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल अगर आप देखें सुबह से शाम तक तो पूरी तरीके से लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दूसरा काम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धर्म, कठमुल्लापन, दोनों तरफ से ये हरकतें। लेकिन उदयपुर की घटना, अमरावती की घटना, वास्तव में इनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ये भारत में आतंकवाद की नई परिभाषा गढ़ रही हैं और इन्हीं को लेकर मुल्ला, मौलवी, स्कॉलर, तमाम लोग, धर्मगुरु तथाकथित अलग अलग तरीके से बयान कर रहे हैं। हालिया और ताजा बयान अजमेर शरीफ के खादिम सलमान चिश्ती का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई नूपुर शर्मा का सिर कलम करके ले आएगा, भाजपा की जो निलंबित प्रवक्ता हैं, तो वो अपना मकान तक दे देंगे। इस हद तक जहर, ऐसा लग रहा है कि नसों नसों में जहर भरा हुआ है। इस बयान से इस बात को लग रहा है। हालांकि तमाम मुस्लिम स्कॉलर, तमाम मौलाना, मुल्ला, मौलवियों ने इस बयान से खुद को अलग किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, भले ही नूपुर शर्मा के बहाने, लेकिन ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं देश के लिए खतरा है निश्चित तौर पर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि जो मूल मसाइलात हैं, जो मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, आम जनजीवन में आने वाली दुश्वारियां, उनको लेकर कोई महाभारत क्यों नहीं करता? आज मंथन में हम महाभारत उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे जो वास्तव में छूट रहे हैं, और ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि केवल कठमुल्लापन, कट्टरता, रेडिकलाइजेशन, इससे देश नहीं चलने वाला। ये तो होना ही नहीं चाहिए। मंथन में आज बात करेंगे महाभारत पर। महाभारत हमने तो सोचा था कि महाभारत अगर होगी तो महंगाई पर होगी, बेरोजगारी पर होगी। आज ही ये खबर आई कि 5% जीएसटी, दही, दूध, रोजमर्रा के जो हम सुबह उठते ही जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती, उनमें 5% जीएसटी बढ़ गया। 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर पर बढ़ गए। पेट्रोल 100 के पार हो गया। फिर 9 रुपए, 8 रुपए कम करने के बाद, पिछली बार जब कम किया गया थोड़ी राहत की सांस हुई थी, वो भी कम हो गया। मतलब कुल मिलाकर पेट्रोल बढ़ गया। महंगाई चारों तरफ से घेर रही है, बेरोजगारी घेर रही है। लेकिन कहीं काली माता को लेकर विवादित बयान, महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद, वो कहती हैं कि भाई काली जी को हम मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी के रूप में जानते हैं। ये उनका विवादित बयान, और इससे देश के बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये क्या जरूरत है भाई? आप इतने फॉरवर्ड क्यों बन जाते हैं? इतने आप आधुनिक क्यों बन जाते हैं कि भाई धर्म के मुद्दों पर आप चर्चा करते हो, चाहे इस्लाम धर्म के पर चर्चा की बात हो या हिंदू धर्म की बात हो, सनातन की बात हो, कहीं की हो, इसको लेकर तरह तरीके से चीजें आ रही हैं। इसी तरह काली फिल्म है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये फिल्म अभी रिलीज होने वाली है और इसमें जो काली जी के चित्र को
एक इस तरीके से दर्शाया गया है कि वो धूम्रपान करती दर्शाई गई हैं। ये चित्र भी बहुत आहत करने वाला है। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आप सब कुछ, सारी निंदा आलोचना, सर भी काटोगे हमारा, निंदा भी करोगे, आलोचना भी करोगे, हिंदुओं की करोगे, सनातन धर्मियों की करोगे, ये सवाल लोग उठा रहे हैं। और जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, सवाल कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, क्योंकि ये लोग जो जिस तरीके से, मुझे नहीं लगता ये क्यों इनके दिमाग पर रिसर्च होनी चाहिए कि अचानक इस तरह के बयान देकर, काली जी पर बयान देकर या काली जी का पोस्टर करके, ये मुझे लगता है कि जो फिल्म वाली बात है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रसिद्धि पाने के लिए है या फिल्म को हिट करने के लिए। पिछले दिनों जिस तरीके से कश्मीर फाइल के निर्माता निर्देशक पैसे बटोर कर गायब हुए, आज तक उनका पता नहीं कि कौन सी फाइल वो बना रहे हैं, और कश्मीर में गदर मच गई थी। तो एक तरीके से उकसाने वाले काम। यही हाल यहाँ पर महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं टीएमसी की, वो कर रही हैं। फिल्म के जरिए भी लीना जो इसकी निर्माता हैं, उन्होंने भी ये काम किया और उन्होंने हालांकि माफ़ी मांग ली थोड़ी देर पहले। ये इस तरीके से बयान है। अब अंजुमन चिश्तिया है अजमेर शरीफ का, उसके जो प्रमुख हैं सचिव सेक्रेटरी सरवर चिश्ती साहब, उनका एक बयान आया पिछले दिनों। वो उनका भी एक वीडियो आया धमकी भरा, वो धमकी देते हुए कि भाई हम अब बर्दाश्त नहीं होगा, हम देख लेंगे। ये वीडियो है, वो धमकी वाला वीडियो, जरा इसे सुनाया जाए। शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। आंदोलन करेंगे, ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप देखिए किस तरीके से चीजें हैं। वो हमारे साथी कह रहे हैं कि आप करेक्ट कर लीजिए, वो फिल्म नहीं डॉक्यूमेंट्री है, काली जी पर बनी है। मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया, चूंकि फिल्मों से मेरा बहुत वास्ता नहीं रहता है। चर्चा में थी, डॉक्यूमेंट्री है, मैं करेक्ट करता हूं अपने आप को। और इस डॉक्यूमेंट्री में ये दर्शाना कि काली जी धूम्रपान करती हैं, ये निश्चित तौर पर एक वर्ग को, एक बहुसंख्यक वर्ग को आहत करने की बात है, जो काली के उपासक हैं, पूजक हैं। और इस तरीके की पहले तमाम घटनाएं आई। माँ सीता का कैरिकेचर बनाकर मकबूल फिदा हुसैन की काफ़ी निंदा इस देश में हुई थी। हालांकि वो उनका अपना अलग तर्क था, लेकिन एक मौलाना आज कह रहे थे कि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। कतई नहीं, बिल्कुल देश छोड़कर भागना नहीं पड़ा। कोई भी सनातन धर्मी कभी इस तरह का फरमान नहीं देता कि मकबूल फिदा हुसैन का गर्दन काट लो, सिर काट लो, कभी नहीं। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कहीं किसी सनातन धर्मियों ने इस बात को कहा कि सर कलम कर लो। मकबूल फिदा हुसैन का अंत तक सम्मान इस देश में रहा है और अभी भी है। सलमान चिश्ती जो खुद को खादिम कहते हैं, हालांकि वो जो सरवर चिश्ती हैं जिनकी अभी आप तस्वीर देख रहे थे, तो जिनके भड़काऊ बयान आप देख रहे थे, सलमान चिश्ती के बयान पर वो नसीहत देते नजर आए कि वो तो नशेड़ी है, वो हिस्ट्री सीटर है, बदमाश है, ये तमाम तरीके की वो सर्टिफिकेट देते नजर आए। लेकिन सलमान चिश्ती ने जो कुछ कहा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे लगता है कि बहुत हार्ड लाइनर, बहुत रेडिकलाइज व्यक्ति भी शायद इसका समर्थन करे। सलमान खुर्शीद का, माफ कीजिएगा, सलमान चिश्ती का ये जो वीडियो है ये खूब चर्चा में, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मैं कतई ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, दिखाना नहीं चाहता था, नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन इस जगह रिलेवेंस है, इसलिए एक बार मैं सुनाऊंगा इसे। जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की गर्दन में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता है सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, देखो जिसने सर कलम के बदले वो कह रहे हैं कि हम अपना घर दे देंगे, अपना सब कुछ दे देंगे, भड़का रहे हैं इसे। अब इससे ज्यादा भड़काऊ बयान कोई हो नहीं सकता।
जब ये मामला चर्चा में आया तो राजस्थान के अजमेर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, घसीटते हुए थाने ले जाया गया, तब इनकी अकल ठिकाने आ गई। हालांकि अभी 1-2 तस्वीरें इनकी आई हैं पुलिस हिरासत में मुस्कुराते हुए। अब पता नहीं कैसी हिरासत है, राजस्थान की सरकार कैसी हिरासत रख रही है ये पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें कहीं भी कोई कोताही या किसी प्रकार की राजनीति, वोट बैंक, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस तरीके के रेडिकलाइज तत्व जो है, जो रेडिकल लोग हैं, उनके खिलाफ बल भरकर कार्रवाई की जानी चाहिए और बलपूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए। हम इस मंच से इस बात की पुरजोर मांग करते हैं सरकारों से और सरकार से। इसी कड़ी में आप देखेंगे मौलाना तौकीर रजा जो पूरा उनका बयान अभी आपको सुनाएंगे, बरेली शरीफ के सजादा नसीन रहे हैं मौलाना तौकीर रजा, वो लगातार पिछले दिनों जब से उत्तर प्रदेश में कई जगह हिंसा हुई, सांप्रदायिक हिंसा हुई, बवाल हुआ, उससे पहले से वो लगातार इस मसले पर खूब सक्रिय हैं, काफ़ी दिनों से नेपथ्य में थे, इसलिए इसी बहाने ये चर्चा में आ रहे हैं। इनका भी जो बयान है वो आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। मौलाना को सुनिए। तो असली हमारे मसाइल है उन पर गौर किया जाए और इन तमाम झगड़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। जिस तरह इन्होंने अभी कन्हैया लाल की हत्या करवाई, इसी तरह कितनी हत्याएं मुसलमानों की लिंचिंग करवाई और क्या क्या कितने, तो उस वक्त मौका मुसलमानों को मरवा के इनका काम चल रहा था तो वो कर रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि मुसलमान को मरवाने से कोई काम नहीं चलेगा तो उन्होंने हिंदू मरवाया है। अब मौलाना के दिमाग का फितूर एक नया एंगल है, उनके दिमाग का फितूरी कहेंगे हम, ये नया एंगल लेकर आए कि भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और जितने हिंदू संगठन हैं वो अभी तक मुसलमानों का कत्ल, लिंचिंग करवाते थे, अब उन्होंने कन्हैया लाल का कत्ल करवा दिया। आरएसएस ने 2 उन हैवानों को भेजा कि जाओ सर कलम कर दो, जानवरों से बदतर मौत दे दो, ये संघ ने कहा, ये मौलाना फरमा रहे हैं। मुझे लगता सिर फिर गया इन लोगों का, ये जहां चाह रहे हैं कहीं भी कुछ भी जोड़ दे रहे हैं। अब एक और जनाब भगवाधारी हैं, राजू दास हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं अयोध्या के। अब काली जी के अपमान के मसले पर निंदा आलोचना ठीक है, सभी लोग करते हैं। अब इन्होंने भी उसी तरीके से तुलना कर दी, सर तन से जुदा टाइप का। देखिए अब इनको भी सुनिए। फिल्म निर्माता हैं लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है, उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा मां काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। भाई अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई। और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी सरतन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। इसके नाते गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है, ऐसे पिक्चर के ऊपर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब इनको भी सुनिए, महंत जी को। ये पिछले दिनों इनसे बात हमारी हो रही थी इसी के न्यूज़ के मंथन कार्यक्रम में, तो बहुत सांप्रदायिक सौहार्द, सहिष्णुता की बातें कर रहे थे। अब आज इनका सुर बदला हुआ, इन्होंने कहा कि भाई टीआरपी गिर रही है, तौकीर रजा की टीआरपी काफ़ी बढ़ गई है, लगातार वो चर्चा में है। इसी तरीके से जो इस तरीके के शरारती तत्व, इनको हम कहेंगे रेडिकलाइज तत्व, वो अपनी टीआरपी और अपने जो कम्युनिटी है, अपने जो वर्ग में वो अपने आप को खुदा साबित करने या ईश्वर साबित करने के तुले रहते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे पीछे रहूं। इन्होंने भी कहा कि भाई मैं सबसे ज़्यादा आक्रामक संत हूं और धमका रहे हैं, गृह मंत्री को भी धमका रहे हैं कि देखिए अगर आपने व्यवस्था ठीक नहीं की तो फिर हालात बहुत बुरे होंगे, संभाल नहीं पाएंगे आप। ये कुल मिलाकर ये
राजू दास कह रहे हैं कि भाई सीधे धमकी है और कह रहे हैं क्या आप वही हस्त्र करना चाहते हैं सर तंसुजुदा? क्या फर्क रह गया आप में और उन रेडिकलाइज जिनको हम कहते हैं जो हैवान हैं, उसमें क्या फर्क रहेगा? वही काम तो आपने भी कर दिया। पूरे देश में इस तरीके के जहरीले वीडियो, जहरीले बयान, माहौल नफरत भरा हो गया है। दिल बहुत दुखी है और फिक्र हो रही अपने मुल्क की, अपने देश की, क्योंकि आर्थिक हालात, महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कोई भी इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। और जो मुख्य धारा के जो माध्यम है मीडिया, मुख्य धारा के मीडिया में दिन भर यही चर्चाएं आपको नजर आएंगी कि फला मौलाना ने यह कहा, फला महंत ने यह कहा। इसके अलावा दूसरी खबर नहीं। आम आदमी के स्वास्थ्य, शिक्षा, कमाई, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, इसकी कोई खबर नहीं है। आज इसीलिए मंथन में हमने ये जो जहरीले बयानों का रेफरेंस लेकर आज हम मंथन में इसी बात को लेकर चर्चा करने आए हैं। पहले कुछ तस्वीरें, कुछ ग्राफिक के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके कहां पर महंगाई दर पहुंच गई है और कैसे कैसे हम लगातार आर्थिक संकट में घिरते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो तुलना करने लगे हैं, आशंका जताने लगे क्या हमारा भी हश्र श्रीलंका जैसा होगा। ये देखिए किस तरीके से अप्रैल में खुदरा महंगाई दर क्या थी, उसके बाद लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। ये ग्राफिक के जरिए आप देख सकते हैं कि क्या कहाँ क्या स्थिति रही है। अप्रैल में खाद्य महंगाई 8.38% इसकी दर थी, तो लगातार बढ़ती जा रही है। और मई में ये थोड़ा सा कम हुई, लेकिन लगातार ये चीज़ें आ रही। तो महंगाई की चीज़ें, खान पान की चीज़ें, और साथ में सब्जियों के दाम करीब 15.5% बढ़ गए हैं। मैं तो कहूँगा ये तो बहुत कम आंकड़े हैं। अगर बाजार में खरीदे जाएंगे, लोग कहते थे आटा दाल का भाव पता चल जाएगा, हम कह रहे हैं कि सब्जी का भाव आपको पता चल जाएगा। LPG गैस अब लगभग 1050 से थोड़ा सा ऊपर पहुंच गई है। पेट्रोल महंगा हो गया है। आज न्यूज़ रूम में भी हमारे साथी इस बात को लेकर बहस कर रहे थे कि भाई जितना कम पेट्रोल किया गया था उससे ज़्यादा बढ़ चुका है। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि भाई हम पत्रकार हैं, हम महंगाई की बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, करनी चाहिए, क्योंकि जहरीले बयान, जहर बुझी बातें, इससे महंगाई की बात क्यों नहीं करते हम, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हम। GST 5% बढ़ गया है। ऐसी चीज़ों में दही, आप दही नहीं खाएंगे क्या? वित्त मंत्री कहती कि मैं प्याज नहीं खाती, हम दही नहीं खाते, हम डिब्बा बंद दही नहीं खाते। ये कह देना बड़ा आसान है। आप साधन संपन्न हैं, लेकिन आम आदमी अगर घर से एक मजदूर 4 रोटियां बनवाकर सूखी ले गया, एक डिब्बा बंद दही लिया, थोड़ा नमक डाला, उसी से अपना पेट भर लेता है। कौन बताए इन लोगों को? एक वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा पर आएंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा है। ये आप जो सड़क में देख रहे हैं, लखनऊ की सड़कों में ये एक पर्चे बांट रही हैं। आप देखिए जरा, ये फुल फ्रेम किया जाए और ये तस्वीर दिखाई जाए। डॉक्टर रूपरेखा वर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति रही हैं, बहुत जानी मानी शिक्षाविद, और अब उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि कोई उनके साथ आए। उन्होंने खुद पर्चे लेकर एक एक व्यक्ति को पर्चे बांट रही हैं। और डॉक्टर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, इस पर्चे में उन्होंने छपवाया है कि 1857 जैसी क्रांति की जरूरत है। माहौल ऐसा बन गया है कि चारों तरफ नफरत, धर्म, नफरत, देश बुरी तरीके से समस्याओं से गिरता जा रहा है। आर्थिक भयंकर संकट है। वो साथ बड़ा पैनल जुड़ गया है। नवेद सिकोह बहुत ही संजीदा पत्रकार हैं, लखनऊ के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवेद जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। अतहर हुसैन साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। शिशिर चतुर्वेदी हिंदू नेता हैं, बहुत संजीदगी से अपनी बात रखते हैं, बहुत संयम रखते हैं। आज भी हम उनसे संयम की उम्मीद करेंगे और सभी पैनलिस्ट से संयम की उम्मीद करेंगे। आचार्य रजनीश पुरोहित महासभा से हैं और आपका भी स्वागत है आचार्य जी। जनार्दन मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल नवेद सिकोह साहब से। नवेद सिकोह साहब, जो ये नफरत, आग, इसकी लिमिट क्या है? अब तो सुनकर कान पक गए हैं। जैसे ही न्यूज रूम में घुसिए तो ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है, किस दुनिया में हम जी रहे हैं।
सर बिल्कुल, मुझे लगता है एक लाइन में आपके सवाल का जवाब ये है कि बर्बाद हो जाने की हद की जिद है ये, बिल्कुल बर्बाद हो जाने की जिद है ये। और अगर ये जिद नहीं छोड़ी गई तो सचमुच हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आपका विषय बहुत अच्छा है और मैं बहुत आपका सम्मान करता हूं, आपकी पत्रकारिता और आपके साहस की, कि आप बहुत संतुलित पत्रकारिता और डिबेट करते हो और आपने दोनों चीजों को कंपाइल जिस तरीके से किया है, मैं समझता हूं पूरे देश को इसको समझना चाहिए कि असली समस्या हमारी क्या है और हम किधर भाग रहे हैं। बेफिजूल की बातों में अपना समय, अपनी संजीदगी और अपने धर्म को भी भ्रष्ट किए दे रहे हैं। हर आदमी अपने धर्म को भी बर्बाद किए दे रहा है। देखिए, कोई भी समस्या होती है तो वो चिंतन से, मनन से, डिबेट से, बातचीत से दूर होती है। लेकिन आजकल के जो रोजमर्रा के शिगुफे हैं, धार्मिक विवाद हैं, वो डिबेट से, बातचीत से और बढ़ रहे हैं और आग लगा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर डिबेट, बातचीत बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ गठफुल्ले हैं, कुछ धार्मिक लोग ऐसे हैं हर धर्म में जो हीरो बनना चाहते हैं, उनको जीरो बना दीजिए। योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार चाहिए, उसके कड़े फैसले चाहिए, जो इस तरह की किसी भी उन्माद फैलाने वाले, किसी भी बयान के देने वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि कम से कम 100 लोग जो सोचे बैठे हैं वो हिम्मत नहीं करे इस तरह की हरकत करने के लिए। उनकी दुकानें चलनी चाहिए, बस वो ये सोचते हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। वो सोशल मीडिया पर हीरो बन जाते हैं। वो आप जैसे बड़े चैनलों पर और बड़े बड़े पत्रकारों के नामों पर उनके नाम आ जाते हैं, इसलिए वो हरकत करते हैं। सड़क छाप कीड़े मकोड़े नेशनल चैनल पे चलने लगते हैं। कभी उनको टिकट मिल जाता है, कभी वो राजनेता बन जाते हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स, लेकिन धर्म, कोई भी धर्म हो, वो पर्सनल होता है। जब वो सड़क पर आ जाए, वो जब विवाद में आ जाए, तो वो धर्म है ही नहीं, वो तो अधर्म है। हमने कुछ कीड़े मकोड़ों को आगे बढ़ा दिया है। ठीक बात है, बहुत 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 बड़ी बात। अतहर हुसैन साहब, नवेद सिको साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि भाई हम अच्छा, वो बहुत इस बात को कह रहे हैं कि भाई कीड़े मकोड़े कह रहे हो कि ऐसे लोगों को हमने कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा दिया। आज मैं सुन रहा था, एक चैनल की डिबेट सुन रहा था, तो एंकर महोदया कह रही थी कि बिल्कुल मेरे यहाँ जो बैठे हैं वो 22 कैरेट के खरे सोने वाले पैनलिस्ट हैं, वो चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम। ये बार बार जोर दे रही थी कि भाई हम उन लोगों को नहीं बैठाते। ये सफाई क्यों देनी पड़ रही पत्रकारों को। और नवेद सिको साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई धर्म क्या टीवी डिबेट का विषय है, धर्म क्या सड़क पर चर्चा करने का विषय है। अतहर हुसैन साहब, बहुत अदब के साथ में। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है वो दुनिया में, मैं समझता हूँ, उसके पैरेलल कोई और मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है और हमारी जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है और जो हमारे उसके इदारे हैं वो बहुत मजबूत है। तो ये जो डिबेट्स हो रहे हैं या किसी ने क्या बयान दिया, इसके कोई मायने नहीं रखते जब तक हमारा लोकतंत्र मजबूती से और उसके इदारे अपना काम करते हैं। लोग क्या बयान दे रहे हैं, लोगों के क्या मंसूबे हैं, अगर कानून सही काम करे और रूल ऑफ लॉ, मतलब जिसने जो बयान दिया उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है आईटीसी और सीआरपीसी में हो, तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम ही ना है। और ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं ना कहीं मैं मानना है कि हम जो भी लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको अभी कानून के सामने लाके, उसको कहा जाता है दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, वो प्रक्रिया को हम अभी अंजाम पूरी तरह से नहीं दे पा रहे। जैसे ही वो प्रक्रिया को अंजाम दे देंगे तो ये अपने आप इस पे लगाम लग जाएगी। और रहा सवाल जो इकोनॉमी की बात है, मैं खुद ट्रेंड एक इकोनॉमिस्ट हूँ, तो जो भी आपने पैरामीटर्स दिए, ये कहना कि समाज में नफरत पहले आई या हमारी इकोनॉमी डूबी, ये कैच 22 सिचुएशन है। जब इकोनॉमी डूबती है तो नफरत आती है। अगर हम यूरोप, मुझे लगता है अतहर साहब अब दूसरे राउंड में इस पर आएंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले चर्चा में बाकी लोगों को शामिल कर लें। शिशिर चतुर्वेदी जी, अतहर हुसैन साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, कृपा करके इनको किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह मत ट्रीट करिएगा, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कि डिबेट में एक दूसरे को देख नहीं पाते, फिर पता चला प्रवक्ता की तरह हमला करने लगते हैं। ये
कह रहे हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ, अगर आप सही वक्त पर सही व्यक्ति जो व्यक्ति गलत है उस पर आप कार्रवाई कर दें तो ये स्थितियां नहीं आएंगी। टीवी डिबेट या तमाम जो भड़काऊ बयान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शिशिर चतुर्वेदी, देखिए, इस बात से मैं जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज देश में हालात हैं तो लोग सत्य को सत्य नहीं कहना चाहते हैं। लोग अपनी कमी को छुपा करके यहाँ पर आकर के सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने लगते हैं। अगर राजू दास जी ने बात कहा करेंगे तो यहाँ तो काटे जा रहे गर्दन, तो इनका और इनके गुनाह की कोई बराबरी तो है नहीं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखने वाला हूँ जिसमें मेरी 3 प्रमुख मांगे रहेंगी। उसमें मेरी मांग ये रहेगी कि जिस प्रकार से ये लोग गर्दन काटने वाले, आतंक फैलाने वाले, जैसे कानपुर की घटना में आज मैं देख रहा था, जो पकड़े गए हैं वहां पर 20-25 हिंदुओं के मकान है, उनसे खाली करा के वहां कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सुपारी दी थी मुस्लिम बिल्डर ने, और वहां पर उसके कारण ये सब किया गया। तो हमारा कहना है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिस भी धर्म के लोग हो, उनको जब वो पकड़े जाते हैं ऐसे कृत्यों के बाद, तो ऐसे लोगों के मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालतों में चलना चाहिए। और उसी के साथ जब वो आरोप सिद्ध हो जाए तो उनको वो तो चले जाएंगे फांसी पे या आजीवन। ठीक है, ये शिशिर जी, ये तो व्यवस्था है। आप जिस चंदेश्वर हाथे की बात कर रहे हैं, मैं कम से कम 40 साल से उसको देख रहा हूं। कानपुर में जब भी सांप्रदायिक हिंसा दंगा हुआ तो ये कहा गया कि चंदेश्वर हाथा खाली कराने के लिए दंगा कराया गया। वर्षों से हो रहा। हो सकता है आपकी बात अपनी जगह सही हो, लेकिन ये हर बार ऐसा कोई मर्तबा नहीं होगा, चाहे 16 मार्च 2001 का दंगा हो या उससे पहले के दंगे हो, यही हर बार आता है निकल कर। जांच एजेंसियां ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो जाती है, यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर तक बरामद हुए हैं 16 मार्च 2001 के दंगे में। उसके बाद क्या हुआ, पैरवी क्यों नहीं की पुलिस, सारे लोग छूट गए, आज आराम से घूम रहे हैं। जो अतहर हुसैन साहब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ, अगर कार्रवाई हो तो अपने आप में ये बहुत माकूल होगा कि तभी जब माकूल कार्रवाई होगी तभी चीज़ें ठीक होंगी। एक ब्रेक का इशारा और अब ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे और दूसरे राउंड में आर्थिक स्थितियों पर भी बात करेंगे, क्योंकि केवल इस महाभारत से काम नहीं चलने वाला। जो अर्थतंत्र बिगड़ रहा है उसके खिलाफ भी एक महाभारत की जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे और शिशिर चतुर्वेदी कह रहे थे कि भाई ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है जो राजू दास ने कर दिया, बाकी जो लोग गर्दन काट रहे हैं उनका क्या। पुरोहित महासभा के अध्यक्ष आचार्य रजनीश जी के पास जाएंगे। रजनीश जी, जो शुरुआत तो इसी तरीके की बातों से हुई थी इधर भी, और फिर बात गर्दन काटने तक आ गई। अगर कोई रेडिकलाइजेशन कर रहा है, रेडिकल बयान दे रहा है, वो खुद राष्ट्र विरोधी काम कर रहा, मैं कहता हूं कि किसी उदयपुर की घटना आतंकवादी घटना है, आतंक फैलाने के लिए किया गया है, पूरे देश में आतंक फैलाने के लिए किया गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं रखता। लेकिन क्या उसका जवाब उसी तरीके की भाषा में देना चाहिए? शिशिर चतुर्वेदी, आप किससे, मुझसे पूछ रहे हैं? शिशिर चतुर्वेदी जी से। शिशिर जी हैं क्या? अनम्यूट करिए शिशिर जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। मैं ये कह रहा था कि हिंदू धर्म के लोग जब सुंदरकांड करते हैं, पाठ करते हैं, तो ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम लोग ने कभी भी किसी की विदेशी धरती पे हमला नहीं किया, किसी की गर्दन नहीं काटी, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने चर्च को तोड़ा, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी, उन्होंने गुरुद्वारे तोड़े, और उसके बाद सभी लोग, सेकुलर लोग क्या कहते हैं कि शांति का धर्म है। तो ये जो चापलूसी की जो बातें की जाती है, सच बोलने से बचते हैं कि सच बोलना हमको आना चाहिए। सत्य को जब तक आप आईना नहीं दिखाएंगे, इस प्रकार की बात पूरी नहीं होगी। ठीक बात है, ठीक बात है। आचार्य रजनीश जी, शिशिर जी कह रहे हैं कि भाई सच बोलना चाहिए, उससे चाहे आग लग जाए। अगर किसी ने गर्दन काट दी है तो राजू दास भी कहेंगे कि हम गर्दन काट देंगे। ये कहां तक जायज है आचार्य रजनीश जी? थोड़ा मैं निवेदन करूंगा, प्लीज मेरी बातों को सुना जाए। फरमाइए, फरमाइए। जी धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सभी सम्मानित साथियों का आभार प्रकट करता हूं। देखिए, मैं एक बहुत छोटी बात आपको कहना चाहूंगा। इस हमारे भारत देश की अलग ही खूबसूरती है, यहाँ के लोकतंत्र बड़ा मजबूत है, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए। हमारे धर्म में कहा गया ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही उसका प्रतिनिधित्व करता है। और मुसलमान धर्म में भी क्या कहा गया, जिसके मुंह में अल्लाह अल्लाह वो मुल्ला, यानी कि जो अल्लाह की बात करे, यानी कि जो ईश्वर की बात करे, वो किसी मरने और मारने की बात कदापि नहीं कर सकता है। तो ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल किसी भी धर्म के लिए मैं समझता हूं कदापि उचित नहीं है देश की स्थिति के लिए। इसमें कुछ इस तरह के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रकार का दिग्भ्रमित लोगों को कर देते हैं। और हमारे धर्म में कहा गया हम तो अहिंसावादी लोग हैं, हम कहाँ हिंसा करते हैं। और वहां हमारे धर्म में भी कई लोग इस प्रकार से हैं। मुसलमान धर्म के काफी लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, हम साथ में इकट्ठे रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो दुष्प्रचार किया जाता है, देश की स्थितियों को एक गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जाता है। अभी जनाब इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि भारत का लोकतंत्र है, मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर पालन करेगा। तो ये जो सुशासन है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको पालन करना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ा सवाल आचार्य रजनीश जी ने उठाया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना चाहिए। जनार्दन जी, क्या रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा या केवल धर्म 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 खेला जाएगा, चाहे इधर वाला चाहे उधर वाला? देखिए, ये एक ऐसा समय आ गया है जब हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो ये हमारा संविधान है, जो हमारा कानून व्यवस्था है, उसमें क्या जरूरी बदलाव किए जाएं जिससे ये चीजें जो है भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। मैं सीधी अपनी बात उस पर रखना चाहूंगा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, जिसपे जब ये हमारे कानून फ्रेम किए गए थे, तब ये सोशल मीडिया और इस तरीके से इतनी तेजी से बातें स्प्रेड करने का हमारे पास साधन नहीं होता था। आज की स्थिति ये है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई बात होती है तो कन्याकुमारी तक पहुंचने में उसको मिनट भी नहीं लगता।
तो ये जो रिफॉर्मेशन हुआ है, जो इतनी तेजी से बढ़ा है, और हर व्यक्ति के पास अपनी राय है, हर व्यक्ति के अपने अपने नजरिए हैं। और देखिए क्या है ना कि कानून का राज का मतलब है कि कुछ हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं, लॉज हैं, जिसमें हम चलते हैं, और लॉ और रूल्स को इंटरप्रिटेट अगर अपनी तरफ से करें, अपने हिसाब से हम उसको परिभाषित करेंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह की कला हमेशा बनी रहेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी होनी चाहिए, कितना किसको बोलने का अधिकार होना चाहिए, और जो बोल रहा है वो कितनी जिम्मेदारी लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज जब उनको नुपुर शर्मा को कही, तो उसको खाली नुपुर शर्मा के संदर्भ में लिया गया। उन्होंने ये बात बोली और देश भर में ऐसा लगा, तमाम रिटायर्ड जज ने एक तरीके से ऐसा लगा कि बार और बेंच ही बट गया है पूरे देश का। बिल्कुल, तो ये एक वाद विवाद की बात हो गई, लेकिन कहना उनको वो जो उनका जो एक मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि इस तरह के व्यक्ति जो टीवी पर आकर जो इतनी क्षमता रखते हैं कि वो आप जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हमें कितने लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख सकते हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में तथ्यविहीन बातें करें, या हम किसी को उकसाने के लिए कुछ ऐसा बोले। हमने चीजें इतिहास में ऐसा हुआ था, इतिहास में देखिए बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उस इतिहास को अगर हम आज के डेट में, आज के उसमें रखेंगे, तो हमारी युवा पीढ़ी जो भ्रमित शिशिर जी आएंगे, जनार्दन जी को कंप्लीट करने दीजिए, हम देख रहे हैं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। जनार्दन जी कंप्लीट करिए कृपया। देखिए, यही एक जो सबसे बड़ी चीजें हैं, जैसे आज आपने अभी एक वीडियो चलाया जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूर्व कुलाधिपति जो है, वाइस चांसलर जो है, वो एक पर्चे बांट रही हैं, तो निश्चित रूप से समय जरूर विकट है। इसमें यही स्थिति कि हर व्यक्ति को जिम्मेदारी जरूर समझनी चाहिए। कोई भी एक घटना होती है और पूरा देश उसके साथ बहना शुरू कर देता है, पक्ष और विपक्ष बन जाता है, गली मोहल्ले चौराहे चैनल्स समाचार पत्र बढ़ जाते हैं और एक दूसरे पर पत्थर और कीचड़ फेंकना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी समझी जाए कि इस चीज को, ये चीज की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उसको बैठा कैसे जाए, तो तभी हम लोग शायद ये इस चीज की पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं। अन्यथा हम लोग हमेशा यही डिबेट करेंगे, हर बार यही डिबेट करेंगे, और फिर एक नई चीज आ जाएगी, कन्हैया के बाद नाम किशन का होगा और एक दूसरा नाम बदल जाएगा, लेकिन ये जो रेडिकलिज्म है वो समाप्त नहीं कर सकते। ठीक बात है, ठीक बात है। अतहर हुसैन साहब, जनार्दन मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई अब तमाम चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है। एक तो मेरा पहला सवाल ये है आपका, फिर अब चूंकि इस राउंड में हम इकोनॉमी पर आएंगे, जो डिबेट को हमने क्लब किया है, जो रेडिकलाइजेशन से पूरे देश में जो माहौल नफरत भरा हो गया एक तरीके से। मैं आ रहा हूँ जनार्दन जी, आ रहा हूँ, आपको मौका दूंगा। चलिए जनार्दन जी, आप अपनी बात, शिशिर जी आप अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आर्थिक तंत्र में हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमारा मुद्दा, जो विषय है, उस पर बता सकते हैं। हम कहते हैं ये सत्य क्यों नहीं आप लोग समझना चाहते हैं। इधर कई डिबेटों में लगातार एक दिन में 3 से 4 डिबेट करता हूं। मैंने मुस्लिम स्कॉलर जो बन के लोग जो बैठते हैं, उनसे मैंने सवाल किया, इस वक्त प्रेजेंट में जो समस्या हुई नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के, मैंने मुस्लिम विद्वानों से तस्लीम रहमानी जी के विषय में जब पूछा कि नुपुर शर्मा से पहले तस्लीम रहमानी जी ने जहर बोला था, उस पर कोई नहीं चर्चा कर रहा है। नुपुर शर्मा जी ने जो बोला था वो धार्मिक पुस्तक में आपके लिखी है या नहीं लिखी है। यहाँ पे भी मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, नावेद भाई मुस्लिम धर्म से आते हैं और मुस्लिम स्कॉलर अतर भाई भी बैठे हैं। आप पूछ लीजिए क्या लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि कई मुस्लिम उस पर जाने से क्या मतलब है। किसी के धर्म के बारे में हम अगर टिप्पणी करने से कोई विवाद खड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि इस विकासशील भारत में आगे हमें बढ़ जाना चाहिए। अगर घूम घूम कर उसी पर आएंगे तो ये माना जाएगा कि आपकी मंशा इस विवाद को बढ़ाने में है, ना कि खत्म करने में है। अतहर हुसैन साहब, आप चूंकि सम्मानित गेस्ट हैं, इसलिए आपकी बात रखना या रखवाना हमारा कर्तव्य है। अतहर हुसैन साहब के पास आते हैं, और शिशिर जी आपसे भी आर्थिक सवाल करेंगे, क्योंकि गैस महंगी होगी तो आपको भी दिक्कत होगी, अगर दही महंगा हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी। तो जरा बिना किसी पक्ष के आप बोलिएगा, एक आम इंसान की तरह, ताकि जैसे हम सब पीड़ित हैं। अतहर हुसैन साहब, अब सबसे बड़ा सवाल है कि देश में तमाम महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक स्थितियां गंभीर हो रही हैं। ये केवल हम लोग कह नहीं रहे हैं, हम कोई किसी सरकार के, किसी व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं, आज जीएसटी बढ़ गया, दही में 5% जीएसटी लगने लगा, अस्पताल का जो कमरा अगर आप लेंगे तो उसमें भी जीएसटी आ गया।
अस्पताल में जो आपको प्राइवेट सेमी प्राइवेट है, लो दो भैया जीएसटी। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हो गई कि अब आप आम आदमी चाहे ज़मीन बेच कर दो लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि इलाज एक ऐसी व्यवस्था है कि वो आदमी कराता है। तो जो आर्थिक स्थितियां हैं इस पर बात क्यों नहीं होती? अतार हुसैन साहब। अतार साहब सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। आपको आवाज आ रही है? हाँ, हमारे दर्शक सुन रहे हैं अतार साहब आपको। मैंने जैसे पहले कहा था ब्रेक से पहले, उसमें ये कहना कि जो मौजूदा पॉलिटिकल हालत है हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, हम एग्जाम्पल है यूरोपियन डिप्रेशन, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, और अमेरिका का 1920 से लेके 1930 का जो वक्त है। तो ये एक साइकिल है, जब समाज में इकोनॉमी का इम्पैक्ट होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, जो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं समाज रेडिकलाइज होता है। मतलब ये जो पॉलिटिको इकोनॉमी के जो विशेषज्ञ हैं इस पे नजर रखे हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और रहा सवाल, अगर हम हिंदुस्तान को आइसोलेशन में लेंगे तो ऐसा भी नहीं है। मतलब दुनिया में इस वक्त कोरोना के इम्पैक्ट और हिंदुस्तान में डबल इम्पैक्ट हुआ कि जो डिमोनेटाइजेशन के बाद एकदम से कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से जो इस वक्त डॉलर के जो रेट्स, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ा हुआ है। जो हमारा ऑयल जो मेन कंजप्शन है इंपोर्ट का, जो हमें खरीदना पड़ता है, उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है, जिसका हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी है। उसका बाहर पे सीधे आता है बजट डेफिसिट पे। उसको पूरा करने के लिए कर बढ़ाए जाते हैं, जो आपने जीएसटी की बात करी, टैक्सेशन, क्योंकि हमें अपना जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमारी एक बड़ी व्यवस्था है, हमारे पास हिंदुस्तान के पास एक बड़ी सेना है, और तमाम लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिसिंग मशीनरी और जो स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो मशीनरी, तो उस व्यवस्था के लिए ये सब करना पड़ता है। परंतु जब तक हम रेडिकलाइजेशन समाज में नहीं खत्म करेंगे, हमारा ये मानना है कि इकोनॉमी भी नहीं, ये लिंक्ड है। जो सोशियोलॉजी का जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे है, जो इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे है, ये सब लिंक्ड है। और इसकी मिसाल रही है 1920-1930 का यूरोप और अमेरिका। तो उससे हमें सीखना चाहिए है, और हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए समाज को जोड़ने के लिए। लोगों में जो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अगर उसको ट्रू स्पिरिट में हमारा लोकतंत्र काम करेगा, हमारे इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे, तो हम इकोनॉमी को भी अच्छे रास्ते पे ले आएंगे। और हमारा ये मानना है कि समाज में नफरत भी खत्म होगी, और वो कैश 22 है, जब ये कैश 22 टूटेगा तो दोनों चीजें सुधर जाएंगी। ठीक बात है। शिशिर चतुर्वेदी जी, अतहर भाई आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं, अच्छे जानकार भी हैं, और विश्व के बारे में भी अच्छी जानकारी करते हैं। मुस्लिम स्कॉलर के रूप में तो आज हमने आपको आमंत्रित किया है, लेकिन बहुत अच्छे जानकार हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण समेत रखा कि विश्व में जब जब 1930 और 20 के बीच, 20 और 30 के बीच यूरोप और अमेरिका की स्थिति को उन्होंने रखा, और कहा कि जब रेडिकलाइजेशन तभी होता है जब आर्थिक स्थितियां खराब होती हैं। तो क्या इसे ख़त्म करके हम बेहतर स्थिति में नहीं जाना चाहेंगे? क्या आप को लगेगा कि भाई सब कुछ यही सब कुछ है और इसी से हमारा जीवन चलेगा? ठीक है, अपने अपने धर्म की इज्जत और अपने अपने धर्म का सम्मान स्वाभिमान सबको करना चाहिए। और जो हमने पढ़ा है, लिखा है, सोचा है, थोड़ा बहुत जो जानते हैं कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। सीधी भाषा में जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो कम से कम क्या हम लोग इन चीज़ों से नहीं बच सकते कि टिप्पणियां ना करें, माहौल खराब ना करें, देश को आगे बढ़ाएं, प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? शिशिर चतुर्वेदी, अनम्यूट करिए महाराज। ऐसा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सब बातें तो मोदी जी कर रहे थे, लेकिन बीच में कौन आए? जो लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने गए, बाहर निकले, गोली बम चला रहे थे, बुर्का पहन के पत्थर चला रहे थे। विकास तो देश की में बढ़ ही रहा था धीरे धीरे करके। आप जहां सीमित हिंदू है उनको सता रहे थे, आप उनसे पलायन करा रहे थे। जब आदमी रहेगा नहीं, वो उससे देश छुड़ाने की बात की जाएगी, उससे संपत्ति को छीना जाएगा, और यहाँ चैनल पे आकर 50 तो कार्रवाई करिए ना, बुलडोजर चलाइए, कौन रोक रहा है भाई? आप कार्रवाई करिए, गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए। जो रूल ऑफ लॉ है, जो एक्शन लीजिए, आप कार्रवाई करिए, वो चाहे हिंदू या मुसलमान हो।
क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्या कार्रवाई से किसी ने रोका? ठीक है, कार्रवाइयों के खिलाफ हरदम देश में, दुनिया में आवाज उठी है, लेकिन जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती, वो जेल जाते हैं। यूपी में भी सरकार कर रही, देश की भी सरकार कर रही। नहीं, जब तक आप इस सच को नहीं स्वीकारेंगे तब तक ईमानदारी नहीं होगी। चैनल के माध्यम से आप ये स्वीकारिए कि दुनिया के एक धर्म के मानने वाले पूरी दुनिया में जहां जहां उनको अन्य धर्मों से परेशानी होती है। क्यों होती है? जब वो दूसरे के धर्म को काफिर कहते हैं, ठीक है, अपने ही धर्म को नमाज पढ़ते हुए गर्दन काट देते हैं। आप ये सच क्यों नहीं स्वीकार करते कि इस देश का बहुसंख्यक अधिकांश गर्दन काटने, मारने, काटने, दूसरे धर्म की मूर्तियों को नहीं तोड़ता, उसकी प्रार्थना स्थलों पे हमले नहीं करता, ऐसे कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये रही बात महंगाई की जो आपने बात की, इसके लिए दोषी विपक्ष भी है। विपक्ष जो होता है, जब सत्ता घमंड के चूर हो जाती है और वो ईमानदारी से विकास के कार्यों में नहीं लिप्त हो पाती है, तो विपक्ष का काम होता है कि महंगाई पे आंदोलन करे। लेकिन जब विपक्ष खुद बेईमान होता है, जैसे अखिलेश यादव जी का बंगले यहाँ पर, उन पे मैंने मुकदमे का रखे, तमाम अकूत संपत्ति उन्हें जुटाई, हेलीकॉप्टर, निजी हेलीकॉप्टर चलते, ये और बात है टीवी चैनल, मतलब विपक्ष नाकारा है तो जनता को कुचल डालोगे। विपक्ष नाकारा है तो जनता को कुचल डालोगे। सरकार इसीलिए बनाई है जनता ने। ठीक बात है शशि चतुर्वेदी, ठीक है, जनता ही जवाब देगी एक दिन सारी चीजों का। नवेद सिखो साहब, मैं अतहर हुसैन साहब की बात को आपसे जोड़ता हूं, आगे बढ़ाता हूं कि अतहर साहब कह रहे हैं कि भाई जो आर्थिक संकट तब होता है जब रेडिकलाइजेशन होता है। अब शिशिर जी कह रहे हैं कि भाई जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करना, जीएसटी बढ़ा चाहे ना बढ़ा हो, चाहे कोई चीज महंगी हो चाहे सस्ती हो, जब जीवन ही नहीं रहेगा, क्या ये संकट आ गया है भारत के बहुसंख्यकों पर? नवेद साहब। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, शिशिर जी की बात से मैं सहमत हूँ। अगर जीवित ही नहीं रहेंगे तो महंगाई का होना ना होना बराबर है। और ये दुर्भाग्य है, हम बहुत लंबे इतिहास में नहीं जाएंगे, साल 2 साल के अंदर इंसान को लाठियां मार के मार देता है, लाठियों से मार देता है। इंसान की भीड़ लाठियां मार के इंसान को मार देती है बिना किसी कारण। कारण क्या होता है? कोई धर्म मुद्दा। इंसान को जला देता है, मार देता है। उन दोनों इंसानों के बीच कोई दुश्मनी नहीं, कोई जमीन का विवाद नहीं, कोई लेन देन का विवाद नहीं, धर्म के विवाद। शिशिर जी, नवेद जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए, कहिए और सुनने का मादा भी रखिए कृपा करके। वो उसकी भी निंदा करेंगे कि जो गर्दन काट दी गई कन्हैया लाल की, वो ऐसे पत्रकार नहीं है। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह ट्रीट मत करिए उन्हें। 2 इंसान गर्दन काट देते हैं एक मेहनत कश टेलर का, उनसे कोई दुश्मनी नहीं होती है। क्या होता है? धर्म। तो धर्म तो सबसे बड़ा अधर्म है। हिंदुओं का भी धर्म अधर्म है और मुसलमानों का भी धर्म अधर्म है। अगर वो इंसान को मारे दे रहे हैं, अगर हिंदू मुसलमान को लाठियों से पीट के मारे दे रहा है, अगर हिंदू मुसलमान को आग लगा के मारे दे रहा है सिर्फ धर्म के नाम पर, या मुसलमान हिंदू का गला काट के मारे दे रहा है, तो धर्म खत्म हो गया। सब उतार दो टोपियां, और ये जो शिशिर जी ये जो भगवा पहने हैं कोई फायदा नहीं, और टोपी वाले जो मौलाना बैठे, ये टोपियां धर्म वर्ण सब खत्म हो गया। धर्म हमारा सबसे पहला ये कि हिंदुस्तान में जो आपने मुद्दा उठाया है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई की मुश्किल हो जा रही है, हमारी आमदनी कम है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हमारा धर्म ये है कि हम इस पर बात करें। नवेद जी, आगरा में एक व्यक्ति ने खुद और उसकी पत्नी और बच्ची समेत आज आत्महत्या कर ली क्योंकि नौकरी छूट गई थी उसकी, परिवार समेत फांसी लगा ली उसने, मर गया वो। अब उसमें 20 कारण पुलिस निकालेगी कि इसका पड़ोसी से झगड़ा था, इसके अवैध संबंध थे, इसके वैध संबंध थे, लेकिन वजह सिर्फ यह है कि वो भूखमरी और बेरोजगारी से मर गया वो, और जुम्बिश तक नहीं हुई, जुम्बिश कहीं में। हम सोशल मीडिया पर हम केवल निजी मामलों की बात कर रहे हैं। अभी बात हुई कि क्या धर्म सही है क्या गलत है। आप मुझे बताइए, मैं किसी डिबेट में ये बात करूं कि हमारे फला दोस्त, हमारे फला पड़ोसी की बीवी जो है वो काली है या गोरी है, ये उसका निजी मामला है। कोई क्या नहीं, तुमने काली कहा था, वो काली है तो तुमने सही कहा था, वो तो काली है ही, तुमने सही कहा। अरे कहा क्यों? वो तो निजी मामला है। सेंसर बोर्ड को फौरन इस बात की हिदायत देना चाहिए कि हम कोई भी फिल्म जिसमें धर्म का पुट होगा हम नहीं रिलीज करेंगे। यदि कोई काली जैसी फिल्म बनाता है उस प्लाट पर, तो सिर्फ उनकी फिल्म नहीं रोकी जाए,
जीवन भर उस निर्देशिका, उस निर्माता को कभी भी फिल्म बनाने का अधिकार ही नहीं दिया जाए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये बात एडवाइजरी जारी करे कि किसी भी चैनल पे धर्म की बात ही नहीं होगी। सोशल मीडिया पर अगर कोई धर्म की बात करे तो उसको जेल में ठूस के उसको 70 कोड़े रोज मारे जाए। देखिए, धर्म आ रहा है, उसकी वजह से हमारा देश बर्बाद हुए जा रहा है। हम आर्थिक बात नहीं, देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो बातचीत करने से, डिबेट करने से सुलझ जाती हैं, लेकिन धार्मिक मुद्दे ऐसे होते हैं कि इससे और उलझता है मामला। तबाही, बर्बादी, इंसान को मारे दे रहा है। और यदि आर्थिक मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर हम डिबेट करेंगे तो सच में जो विकास की दिक्कतें हैं, जो महंगाई की दिक्कतें, सचमुच उसका हल निकलेगा। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आर्थिक नीतियों पर एक्सपर्ट्स, आम जनता सब बातचीत करे, उसको सलाह मिलेगी, वो सही तरीके से क्रियान्वित करेगी। सरकार के पास विवेक है। लेकिन हम टेलीविजन पर 100 डिबेट होती है तो उसमें 98% जो है सिर्फ फर्जी धर्म की फर्जी बातों पे होती है। 1 या 2% आप जैसे ईमानदार पत्रकार हैं जो इस तरह की बात उठाते हैं। जो हमारे घर के, हमारा धर्म तो यही है ना। हमारा धर्म क्या है? हमारे बच्चे पढ़े। हमारा धर्म क्या है कि हमारे घर का राशन आए। हमारा धर्म क्या है कि बिजली का बिल हम दे पाए, हमें किसी के आगे भीख नहीं मांगना पड़े। और उस पर आर्थिक ढांचा डगमगा रहा है, ये बात सही। और मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, उसके कई कारण हो सकते हैं। चाहे ये कारण कोरोना हो, चाहे पूरे विश्व की जो स्थिति है वो हो, चाहे धार्मिक उन्माद हो, कोई भी कारण हो, लेकिन हमें उस पर चर्चा करना चाहिए। उससे सॉल्यूशन निकलेगा। बातचीत से, संवाद से, डायलॉग से, डिबेट से, चिंतन मनन से हमेशा बड़ी से बड़ी हल निकल आता है समस्याओं का। लेकिन ये फालतू के जो धार्मिक मुद्दे है ना, इससे और उलझता है, ठीक बात है। देश बर्बादी की तरफ बढ़ता है। ठीक बात है नवेद भाई, ठीक बात है। आचार्य रजनीश जी, नवेद सिखो साहब कह रहे हैं कि भाई हल निकलेगा, जो समस्याएं हैं रोजमर्रा के जीवन में उनका हल निकलेगा। लेकिन ये जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही हैं, इनसे मामला बिगड़ रहा है। बात कह दूं केवल, ये जो अभी लगातार जो 3-4 हत्याएं हुई गर्दन काटने की, इन सब घटनाओं में जो मारने वाले थे वो सब भाई और चारा निभा रहे थे। वो सब के सब पड़ोसी थे और भाईचारा निभाते हुए उन्होंने पूरी तरीके से हिंदुओं के खिलाफ मुखबरी की और उनकी गर्दन काटने वालों का पूरा सहयोग किया। यही असली भाई और चारा है। टीवी डिबेट में अच्छी अच्छी बातें करना और धार्मिक स्थल में इकट्ठे होकर के वहां भीड़ बन के हमला करना, बम चलाना, गोली चलाना, ये असलियत है। सेना को बलात्कारी कहना, आजम खान साहब जैसे लोग, तो उस पर ये कितना पुराना बयान याद करोगे भाई शिशिर जी। ठीक है, जो जितने लोगों ने गर्दन काटी उनकी निंदा पूरा देश कर रहा है। और उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो बहुत उनको कोई बहुत डिफेंड कर रहा है। ठीक है, अंदर क्या कौन कर रहा है आप किसी के दिल में नहीं बैठे हैं। जो चीजें बाहर आ जाती बात उसी पर होती है। हमारे दिल में आपके लिए क्या है, नफरत है या मोहब्बत है, आप अंदर नहीं देख रहे हो। हम हनुमान जी नहीं है जो आपको दिखा देंगे कि देख लो भैया। पैसा भी दिया तब भी गर्दन कटवाई उन्होंने। ये भाईचारा असली दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गर्दन काटी गई, दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे निंदनीय कृत्य कोई हो नहीं सकता। आपका स्टैंड अपनी जगह हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी बात से हर कोई सहमत हो। हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि गर्दन कट गई। तमाम लोगों ने इस मुल्क के लिए गर्दन कटाई है, इस मुल्क में अमनो अमन के लिए। ठीक है, आप कहते हैं हिंदुओं का स्वाभिमान होना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वाभिमान से जीने का हक है। जनार्दन जी के पास आते हैं। जनार्दन जी, कुल मिलाकर जो आर्थिक स्थितियां हैं, अभी हमारे अतहर हुसैन साहब जो कि आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण तर्कों और तथ्यों के साथ में कहा कि 1920 से 30 तक यूरोप और अमेरिका को देखिए तो जब जब आर्थिक स्थितियां खराब हुई हैं तब तब रेडिकलाइजेशन बढ़ा है। इससे कितना सहमत हैं आप और किस तरह आप देख रहे हैं? हमें ज़्यादा ज़रूरत है इस तरीके की कि भाई हम जीवित, जब धर्म रहेगा तब हम जीवित रहेंगे, या जब जीवित ही नहीं रहेंगे मर जाएंगे, दूसरे मुसलमान हिंदू को मार देगा, हिंदू मुसलमान को मार देगा, तो फिर बचा ही कहाँ? दुनिया खत्म। फिर कहाँ देश बचा और कहाँ दुनिया बची? जनार्दन जी, दूसरी बात को पहले लेना चाहूंगा। देखिए, दो विचारधाराओं की ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। विचारधाराएं जो हैं उनका ये एक बड़ा कठिन समय है जब विपरीत विचारधाराएं लड़ रही हैं। एक विचारधारा है जो कहती कि मेरा ही धर्म सब कुछ है, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही वो हूं।
और दूसरी विचारधारा अपनी संप्रभुता के लिए दूसरों को कुछ भी नहीं समझ रही, दूसरों पर बयानबाजी, ये अंदर का एक क्षोभ है जो निकल के बाहर आ रहा है, अंदर का एक जो अंदर भरा हुआ है वो धीरे धीरे आ रहा है। और रहीम दास जी की दोहे एक कहना चाहूंगा, कई रहीम कैसे निभे केर बेरे को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटक अंग। तो यहाँ पर स्थिति यही निकल के आ रही है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक लोग तो अपने रस में झूम रहे हैं और जो गरीब है, जो बेचारे हैं, वो अपने आप मरते जा रहे हैं। जहां तक इकोनॉमी की बात कही है, इकोनॉमी में जब आप बात करते हैं तो इंडिया जैसी कंट्रीज में दो तरह की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। पहली इकोनॉमी जो हाई क्लास इकोनॉमी होती है, जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें आप परसेंट के हिसाब से ऊपर नीचे करते हैं। दूसरी इकोनॉमी जो होती है, जो कहीं भी आपके कागजों में नहीं है, जो आपके दूध दाल रोटी और इन सब के लिए जिम्मेदारी करती है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो अवैध भंडारण है, जिसके सामने सरकार ने भी हथियार डाल दिया। ये छोटे छोटे ये एक्चुअली माफिया यही है जो जगह जगह पर इन्होंने अवैध तरीके से ये भंडारण करते हैं और उसके बाद में हर चीज का दाम, जो लोकल चीज होती है, आपने देखा कि खीरे के दाम आज 5 रुपए है, कल वो वही खीरा 22 रुपए का बिकने लगता है। तो ये है क्या, ये वहीं पे जो स्टोरेज बना रखा है, जो उन्होंने बना रखा है, ये जो लोकल चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो इकोनॉमी का जो फाइट है वो तो जरूर एक बड़ी समस्या है, ग्लोबल समस्या है, और एक कोरोना के बाद में वो बड़ा हिट हुआ है। तो वो सभी आपने देखा, हमारे आसपास के जो कंट्रीज है, श्रीलंका को आप ले लीजिए, जो उससे जूझने का प्रयास कर रहे हैं, जो निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, अगर आप उसको पेट्रोलियम पदार्थों को सिर्फ अलग रख दीजिए, जिसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बात आती है, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं, जो आपने बात करी, शुरुआत करी सब्जी को लेकर, जो आपने बात करी, किसान को तो आज भी 5 रुपए का आलू बेचता है बेचारा वो, और 5 भी नहीं बेचता है, वो तो बोरे के हिसाब से 2-2.5 रुपए पर किलो ही बेचता है। हमारे घर में, हमारी थाली में वो 35 रुपए 40 रुपए किलो जा रहा है। तो ये बीच का जो जाता है, इसमें सरकार बिल्कुल मुझे लगता है निसहाय है, वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। अब वक्त कुछ इस डिबेट को आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नवेद साहब का बहुत शुक्रिया, शिशिर जी का बहुत शुक्रिया, आचार्य रजनीश जी का बहुत शुक्रिया, अतर साहब का और जनार्दन मिश्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत संजीदगी से अपने विचार रखे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यही निकलकर इस चर्चा में आया कि वास्तव में रेडिकलाइजेशन जो है वो देश की प्रगति के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, और अर्थव्यवस्था केवल ऐसा नहीं कि आपने कह दिया अर्थव्यवस्था एक बड़े लोगों का शब्द है, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही ये हमारा और आपका विषय है। तो ये कब हमारे रीच में रहेगा, जब देश का माहौल अच्छा होगा। यही बात कही है और उदाहरण समेत विशेषज्ञों ने बताया है कि अमेरिका और यूरोप में जब जब आर्थिक संकट आया, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्रीलंका उभरने की कोशिश कर रहा है, हम उस ओर ना जाएं इसकी कोशिश करना चाहिए। मंथन में अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर जो मध्य प्रदेश के इंदौर की है, शायद ऐसी शादी आपने कभी देखी नहीं होगी, और मुझे लगता है कि ये एपिक शादी का खिताब इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जरूर मिलेगा। मैं इस बात को पूरे दावे के साथ में आज इस मंथन कार्यक्रम में कह रहा हूं। इस शादी को देखिए, इंद्रदेव भी इस शादी को रोक नहीं पाए, भयानक बारिश होती रही और लोगों ने ऐसी हिकमत लगाई कि बारात उठ के रही और गाना बज के रहा, आज मेरे यार की शादी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।